हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो भाई साहब देखो, जो जो महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए हैप्पी महाशिवरात्रि, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हिंदू धर्म में ये सबसे अच्छा पर्व माना जाता है। मतलब जो जो मानता है, ठीक है ना। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा पर्व लगता है, बट मेरी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, ठीक है। मुझसे एक्चुअली बोला भी नहीं जा रहा, मुझे जुकाम हो रहा है अच्छा वाला। और जुकाम इतना अच्छा हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, तो सही से बाहर नहीं निकल सकता मैं, ठीक है ना। तो घर पे ही हूँ फ़िलहाल मैं। तो जैसे महादेव की इच्छा वैसे होता है। तो ये जो देखो हमारा जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स को। और ये एंजाइम्स का आपका तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। एंजाइम्स का ये आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, तो ये आपका तीसरा पार्ट है। तो गाइज इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो इस पार्ट पे जंप मत ना करना, क्योंकि जो है आपको मैं बेसिक बता चुका हूँ। बट अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे जंप कर रहे हो तो शायद हो सकता है आपकी समझ में कुछ ना आए। इसलिए आपको जो पिछली क्लास है 2 एंजाइम्स की, वे भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स के बारे में ये मैंने आपको सब बता देता है डिटेल में, ठीक है ना। कि एंजाइम्स क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, टर्नओवर नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कि किस प्रकार से अगर हाई एनर्जी बैरियर है तो एंजाइम्स किस प्रकार से आपका काम करेगा, या फिर लो एनर्जी बैरियर है तो आपका एंजाइम्स किस प्रकार से काम करने वाला है। एंजाइम्स को डिफरेंट डिफरेंट नामों से किस प्रकार से जान सकते थे, हमने वो सब देखा था, ठीक है ना। इसके बाद हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम पे चले थे, जहाँ पर हमने अपो एंजाइम्स को फैक्टर दोनों मिलाकर के आपका होलो एंजाइम्स बनने थे, ठीक है ना। तो ये बात हमने देख ली थी। इसमें एक बात याद रखना है इस वाले उसमें स्लाइड में, कि देखो अगर आपका को एंजाइम्स यानी कि आपके जो है विटामिन्स में भी कौन सा, बी कॉम्प्लेक्स इस अपो एंजाइम से जब बाइंडिंग करते हैं तो इनकी बाइंडिंग लूज होती है। इनकी बाइंडिंग कैसी होती है, लूज होती है, ठीक है ना। बट अगर ये इस अपो एंजाइम की बाइंडिंग कोफैक्टर से हो जाए, कोफैक्टर कौन, आपके जितने भी आयंस होते हैं, जैसे कि आयरन, जितने भी मेटल आयन होते हैं, ठीक है ना। मेटलो एंजाइम्स हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था मेटलो एंजाइम्स क्या होते हैं एंड एक्टिवेशन एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस एपो एंजाइम्स के, आपके इस वाले एपो एंजाइम से कोफैक्टर अटैच होंगे तो जो बॉन्डिंग होगी वो मतलब कि आपकी यहाँ पर तो लूज हो रही है, बट यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग कैसी होने वाली है, वो वेरी कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोफैक्टर में आपकी बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, बट को एंजाइम में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो वो लूज होगी। और कोफैक्टर में भी याद रख लेना कि आपका अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप, याद रख लेना प्रोस्थेटिक ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। यानी कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो आपका और प्लस एपो एंजाइम्स हो तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। अब देखो इस हाई बॉन्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो देख लो। तो वैसे तो मैं आगे बताने वाला था, बट यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि देखो एंजाइम्स क्या करता है कि आपकी जितनी भी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है ना। तो हमने इतनी बात ये पढ़ रखी थी, ठीक है। तो बट यहाँ पर अब ये एनर्जी को कम कैसे करता है, एक दिमाग में सब ख्याल आता है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। यानी कि अगर एक सबस्ट्रेट से पहले प्रोडक्ट बनने के लिए आपको अगर 20 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती तो वहीं पर ये क्या काम करेगा, ये 1 किलो कैलोरी में ही काम कर देगा। तो आपने सोचा है या फिर सोचने की कोशिश की है कि किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। तो देखो इसके पीछे जो कारण होता है, इसके पीछे कारण होता है आपका बॉन्डिंग का, ठीक है ना। इसके पीछे कारण होता है बॉन्डिंग का। याद रखना जब दो बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो आपकी रिलीज होगी, ठीक है ना। ये एनर्जी रिलीज होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यानी कि यहाँ पर देखो
जब आपके एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करेंगे तो एनर्जी आपकी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है, एनर्जी निकलेगी और उस ही एनर्जी को यूज करेंगे प्रोडक्ट के चेंज करने में, ठीक है ना। जो ये एनर्जी निकली है ये एनर्जी ही यूज होती है प्रोडक्ट में, ठीक है ना। जैसे कि आपका सबस्ट्रेट टू जब प्रोडक्ट चेंज होता है तो इसी एनर्जी को यूज कर लेते हैं। यानी कि एक प्रकार से देखो सिंपल सी बात है, जब आपके जो है बॉन्ड का ज्वाइन होते हैं यानी कि दो बॉन्ड ज्वाइन होते हैं तो यहाँ से आपकी एनर्जी निकलती है, ठीक है ना, एनर्जी निकलती है। बट अगर हमें इन बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो हमें बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम फंडा अप्लाई होने वाला है कि जब आपका ES यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं, देखो मैं इसको आपको पूरा ही बता देता हूँ। क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपका एंजाइम, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, एक आपके पास एंजाइम्स होता है प्लस एक आपके पास सबस्ट्रेट होता है, ठीक है ना। ये आपस में मिलकर के ES कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जब ये ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो यहाँ से जो है आपकी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ से आपकी एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी आपके जो है एक्टिवेशन एनर्जी में जुड़ जाती है। यानी कि देखो पहले क्या हो रहा था कि पहले आपको जब एंजाइम से नहीं था तो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जाने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, बट वहीं पर अगर एंजाइम्स आ जाता है तो उसको मात्र केवल इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी जो कम हुई है, ये जो एनर्जी कम हुई है ये इतनी एनर्जी कहाँ से आई है, ये आई आपका ES की जब आपका ग्रुप बन गया, यानी कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का जब ग्रुप बन गया, जब इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज हुई और वही एनर्जी ये है, ठीक है ना, वही एनर्जी ये एनर्जी है। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इसी वजह से आपकी जो है लूज हुई है। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो, ठीक है। डाक कावड़ जा रही हैं आज शाम तक का, मतलब कल से, चलो ठीक है कोई नहीं है ना। तो जो कि है आपका, आपने को देख लिया आप एक्टिवेशन एनर्जी आपको कहाँ से मिली, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताता हुआ चलता ही आगे भी बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में, अगर यहाँ पर किसी की समझ में नहीं आया तो आगे बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया था, समझाया था कि किसको कैसे याद करना है। इसको गाइज याद जरूर कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये आपका ये टेबल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और टेबल आ जाती है आपका कि इसमें देखो आपके जितने भी मेटल हैं ये आपके मेटल हैं। इन मेटलों का आपका यूज हो रहा है एंजाइम्स के अंदर। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये मेटल क्या करेंगे, ये जो है स्पेसिफिक एसिडिक बॉन्डिंग में, मतलब जो एसिडिक जब आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, जब काइनेटिक्स देखेंगे कि किस प्रकार से ये आपके मेटल जो है काम करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और मैंने अब नोमेनक्लेचर बता दिया था कि नोमेनक्लेचर आपका किस प्रकार से होता है एंजाइम्स का, ये टेबल भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब और भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने ये पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। इसके लिए मैंने आपको ओथ लिल का एक निमोनिक्स बताया था, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा और हमने समझा था कि इन एंजाइम्स के जो नाम है इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, मैंने कहा था कि इस वाली ये वाली जो टेबल है इसमें आपको जो है जो एग्जाम्पल हैं वे याद रखने हैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको याद रखना है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना। ट्रांसफरेज का एंजाइम्स याद रखना है हेक्सोकाइनेज आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में यूज होता है, ठीक है ना। इसके बाद हाइड्रोलेज एंजाइम्स लाइसोजाइम्स एंजाइम्स, ये एंजाइम्स का नाम है लाइसोजाइम्स, ठीक है ना। लाइसोसोम्स अलग होता है, याद रख लेना, लाइसोसोम्स अलग होता है, लाइसोजाइम्स अलग होता है, ठीक है ना। लाइज एंजाइम्स आपका ब्रेक डाउन करने में काम करता है, इसका एग्जाम्पल आपका फ्यूमरेज है। आइसोमरेज आपका एक आपकी आइसोमर्स फॉर्म होती है, यानी कि ग्रुप का ही आइसोमर्स फॉर्म होती है। इसकी जो एग्जाम्पल है, वैसे मैंने आगे आपको एग्जाम्पल यानी कि पिछले वाले आपके जो वो निकला है लेक्चर निकला है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। मेरा बहुत जल्दी से मुंह सूख रहा है, ठीक है ना, जुकाम की वजह से अंदर से मुंह दुख सा रहा है।
इसके बाद लाइगेज में आपका मतलब कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि सिंथेसिस होगी, यानी कि नए बॉन्ड जुड़ेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होती है। तो ये हम बात कर चुके थे। ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, चारों इसके जो एग्जाम्पल है वे याद रख लेना। ट्रांसफरेज के बारे में बता दिया था कि आपका ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, किसी भी ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया था। लाइज के बारे में बता दिया था, और लाइज को याद रखना, लाइज का जो एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं सिंथेज याद रखने ना। सिंथेज जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका लाइज का आपका एग्जाम्पल सिंथेज होता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और मैंने अब आपको आइसोमरेज बताया था। आइसोमरेज में म्यूटेज, रिसेमेज, एपीमरेज ये आपके आते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो। इसके बाद हमने देखा था कि आपका लाइगेज क्या होता है। लाइगेज को आपका बोलते हैं सिंथेटेज। लाइगेज को क्या बोलते हैं? सिंथेटेज आपका बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल जैसा सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज, आपका ग्लूटामेट सिंथेटेज, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखना। इसके बाद लाइज और लाइगेज में मैंने यहाँ पर अंतर लिखे थे, आपसे कहा था कि आप इसको पढ़ लेना एक बार अपनी तरफ से, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लेना अपनी तरफ से। आपने पढ़े या नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। अगर आप बाकी में सीरियस हो अपने CSIR के लिए तो आपने ज़रूर रिकॉल रिवीजन किया होगा। एक्चुअली मैं जो आपको काम देता हूँ, मैं जो आपसे पूछता हूँ, आप कभी भी ना तो उसका आंसर देते कमेंट बॉक्स में और ना कुछ। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर पढ़ाना फिजूल है, ठीक है ना। इसलिए देखो, पहले मैं पहले क्लास लेता था तो मुझे इंटरेस्ट आता था। बट अब जब कोई आंसर ही नहीं देता, कोई कमेंट में रिप्लाई ही नहीं देता, तो मैं मतलब इतना ज़्यादा मेरा भी थोड़ा थोड़ा मन हटना स्टार्ट हो गया। जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं है यहाँ पर, कम से कम 2-4 तो आए पढ़ने के लिए, ठीक है ना, जो सीरियस हो। वीडियो तो काफ़ी सारे देख लेते हैं बट सीरियस कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई साहब बस देख लो अपने हिसाब से। इसके बाद हमने यहाँ पर कल छोड़ दिया था, तो अब आज हम यहीं से बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे एंजाइम एक्शन आपका क्या होता है, ठीक है ना। एंजाइम्स किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट को हम और क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट को और क्या कह सकते हैं हम? रिएक्टेंट बोल सकते हैं। और इस सबस्ट्रेट से ही हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। तो देखो, अगर एंजाइम्स हमारा ना हो तो यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बनने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, अब आपका आता है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स भी क्या काम करता है कि देखो, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट जब बनता है तो यहाँ पर एनर्जी को एक तो कम कर देता है कि अब एनर्जी कम लगती है। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज कर देता है। असल में होता क्या है, किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है? तो सबसे पहला आपका कोई भी सबस्ट्रेट होता है, वहाँ पर आएगा आपका एंजाइम्स। वहाँ पर क्या आएगा? आपका एंजाइम्स आने वाला है। इसके बाद आपका बनेगा ES कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या बनने वाला है? ES का कॉम्प्लेक्स, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी बाइंडिंग हुई है, यहीं से आपकी एनर्जी जो है रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है आपका ये टूटेगा आपका EP में, ठीक है ना। EP में यानी कि आपका एंजाइम्स फॉस्फेट में। और इसके बाद ये जो जाएगा आपका, E+P में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि आपकी जो ये वाली रिएक्शन होती है, यानी कि बीच की ES टू EP होती है, इतनी फास्ट होती है, मतलब आप इसको काउंट भी नहीं करते, ठीक है ना। इसको मतलब ये देखी नहीं जाती, कभी ये आती भी नहीं है, तो इसलिए इसको नगण्य मान लिया जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम कहते हैं कि डायरेक्ट ES जो है EP में जंप कर जाता है, ES EP में जंप कर जाता है, इसलिए हम इस EP को छोड़ देते हैं, EP को हम कभी नहीं पढ़ते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो,
मान लो ये कोई आपका एंजाइम्स था, ये क्या था आपका, कोई भी एंजाइम्स था, ये है आपका सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट। अगर ये सबस्ट्रेट विदाउट इस एंजाइम से रिएक्ट करो, यानी कि रिएक्शन करो, प्रोडक्ट में चेंज होना चाहे, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो अब इस सबस्ट्रेट ने क्या काम करा, दिमाग से काम लिया, दिमाग से काम लेने के बाद इस एंजाइम से आकर के मित्रता कर ली, ठीक है ना, इस एंजाइम से मित्रता कर ली। मित्रता करने के बाद यहाँ पर एंजाइम्स और आपका सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि EX कॉम्प्लेक्स बना। इसके बाद जो आपका एंजाइम्स प्रोडक्ट, अब क्या होने वाला है, यहाँ पर एंजाइम्स प्रोडक्ट का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा और आपका एंजाइम्स जो है ऐसी का ऐसी रहने वाला है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे स्टार्टिंग में आपका ई था, यानी कि एंजाइम्स था, ठीक है ना, एंजाइम्स था। इसके बाद इसके साथ जुड़ा आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम्स, सबस्ट्रेट और एंजाइम्स, यानी कि E+S होया ये, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर ये जो है आपका, मैं यहाँ पर इरेज करने की कोशिश करता हूँ, ये आपका, ये मैं हटा देता हूँ, जस्ट वेट। ये आपका जो है ES बनेगा, ये क्या सा बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। बट ये जो चेंज है, ये जो चेंज है वेरी 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 फास्ट है, ठीक है ना, वेरी 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 फास्ट है। और यहाँ के बाद आपका एंजाइम्स अलग और प्रोडक्ट आपका अलग होने वाला है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स किस प्रकार से, मतलब एंजाइम्स किस प्रकार से आपका काम करता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए आपको दो मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, आपको दो मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है आपका लॉक एंड की एंड दूसरा होता है आपका इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है ना, इंड्यूस फिट मॉडल। तो चलो आइए इसको समझ लेते हैं। तो लॉक एंड की एनालॉजी फर्स्ट पोस्टुलेट इन 1894 बाई एमिल फिशर। तो यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा, एमिल फिशर का आपको साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा। यानी कि लॉक एंड की मॉडल आपको आपका किसने दिया, फिशर ने दिया, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इन दिस एनालॉजी द लॉक इज द एंजाइम्स, जो आपका लॉक होता है, जो ताला होता है, ये वर्क करेगा आपका एज ए एंजाइम्स, ये एंजाइम्स की तरह वर्क करेगा। और जो आपकी की होती है वो सबस्ट्रेट की तरह कार्य करेगी, ठीक है ना, सबस्ट्रेट की तरह कार्य करेगी। यहाँ पर देखो फिर क्या हुआ कि जैसा सिंपल सा की जो है आपकी ताले में, मतलब जो आपकी लॉक में आराम से लग जाती है, सेम उसी प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट जो है एंजाइम पर आकर के लग जाएगा और वहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। EX कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका एंजाइम्स अलग एंड प्लस प्रोडक्ट आपका अलग होने वाला है, एंजाइम्स अलग प्रोडक्ट अलग होने वाला है। तो देखो इसे समझो, इसे समझो कि मैंने क्या बोल दिया है अभी तक, कि आपका जो है लॉक एंड की क्या बताता है हमें, कि पहला मान लो कोई सा भी आपका एक एंजाइम्स था, ये आपका एंजाइम्स है, ठीक है ना। अब ये एक एंजाइम्स है, मैं इसकी स्ट्रक्चर दोबारा से सही करके बनाता हूँ। मान लो ये आपका कोई एक एंजाइम्स है, ये क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है ना, एंजाइम्स है। अब जो इसका सबस्ट्रेट है, जो इसका सबस्ट्रेट है उसके अंदर क्या है कि पहले से ही जो है सबस्ट्रेट इस एंजाइम के जैसा ही होने वाला है। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो आपके देखो इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर बननी है, ठीक है। मैं दोबारा से बना लेता हूँ इसको। एक्चुअली भाई साहब बस पूछो ना, यहाँ पर जो है ये आप फिर गलत बन गया। एक तो मेरी ड्राइंग सबसे ख़राब है, यानी कि ये अगर कोई नहीं, कब तक नहीं बनेगा, कभी तो बनेगा, कभी तो बनेगा भाई साहब। मान लो ये आपका कोई भी एंजाइम्स है, ये क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है ना। अब मुझे इसके लिए बनाना है आपका सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट भी कुछ इस प्रकार से आपका बनने वाला है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट भी कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, ये आपका सबस्ट्रेट। यानी कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना तो एंजाइम्स में चेंज हुआ, ना ही सबस्ट्रेट में चेंज हुआ।
आपका जैसे एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट, इसको बोलते हैं आपका एक्टिव साइट्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। और इस एक्टिव साइट ये जैसे इसका स्ट्रक्चर था वैसे ही आपका सेम सबस्ट्रेट होने वाला है, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट आराम से आएगा, ज्वाइन करेगा यहाँ पर और ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ES कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो आराम से प्रोडक्ट प्लस एंजाइम्स में टूट जाएगा। यानी कि लॉक एंड की जो मॉडल है केवल हमें इतना बताता है कि आपका जैसा एंजाइम्स वैसा ही आपका सबस्ट्रेट होने वाला है। एंड ये किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम स्पेसिफिक यानी कि लॉक एंड की का दे रखा है। सेम वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। देखो एंजाइम्स था ये, इसके पास 3 साइड थी AVC, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के पास भी 3 साइड है AVC। ये आराम से फिट हो गया, ठीक है ना, आराम से यहाँ पर फिट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन दिस मॉडल द एक्टिव साइट्स ऑफ अनबाउंडेड एंजाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट इन द शेप टू सबस्ट्रेट। यानी कि जो एंजाइम्स की स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है ना। और इसमें जो है लॉक जो है वर्क करता है आपका एंजाइम्स की तरह और की जो है वर्क करती है आपकी सबस्ट्रेट की तरह, ठीक है। इतनी समझ में आ गई भाई साहब। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इंड्यूस फिट। इंड्यूस फिट क्या होता है, इंड्यूस फिट का क्या मतलब है। तो इंड्यूस फिट सबसे पहले कोसलैंड ने प्रपोज किया, यानी कोसलैंड ने जो है 1958 में इसको प्रपोज किया। और आज की डेट में जो सही मायनों में एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन मानी जाती है वो इस इंड्यूस फिट को ही मानी जाती है। इंड्यूस फिट में क्या है तो थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो आपका ये पहले कोई एंजाइम्स था, ये पहले कोई एंजाइम्स था, ठीक है ना। अब यहाँ से जुड़ना है एक आपका सबस्ट्रेट, यहाँ से क्या जुड़ना है, एक आपका सबस्ट्रेट जुड़ना है। तो जब ये इससे देखो, अब बताओ मुझे क्या शेप देख करके बताओ, स्ट्रक्चर देख कर बताओ कि क्या ये इससे अटैच हो पाएगा। ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका एंजाइम्स है, ये आपका एंजाइम्स है। तो ये क्या इसमें फिट हो पाएगा? तो यहाँ पर ये फिट नहीं होगा। तो अब इसको हमें इंड्यूस करवाना पड़ेगा, इस एंजाइम को हमें क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस करवाना पड़ेगा। यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन जब आपका होगा तो ये कुछ इस प्रकार से मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया अब आपका एंजाइम्स, ये क्या बन गया आपका एंजाइम्स। और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, अब सबस्ट्रेट हमारे पास कुछ इस प्रकार का है। तो देखो अब बताओ मुझे यहाँ पर ये आराम से फिट हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये अब जो है आपका आराम से फिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, एंजाइम्स को इंड्यूस करवाया। इंड्यूस कौन हो रहा है, एंजाइम्स। बदलाव किस में हो रहा है, एंजाइम्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बदलाव किस में हो रहा है, आपका एंजाइम्स के अंदर हो रहा है। इंड्यूस कौन हो रहा है, आपका एंजाइम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब अच्छी बात है, क्योंकि फिर देखो अब ये आराम से ES कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ES कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये इनका क्या होने वाला है, यानी कि एंजाइम्स अलग प्लस प्रोडक्ट अलग, ठीक है ना, रिएक्शन सेम होने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज्ड बाय डैनियल कोसलैंड इन 1958, ठीक है ना। His theory asserts that when the activation site on the enzymes make contact with the proper substrate, the enzymes mold itself टू द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो आपका एंजाइम्स होता है उसमें मोल्डिफिकेशन होता है, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन होता है आपका, ठीक है ना, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। यानी कि एंजाइम्स क्या, तो देखो पहले यहाँ पर इसको इस एग्जांपल से की सहायता से समझ लो कि यहाँ पर सबस्ट्रेट में देखो, सबस्ट्रेट में क्या है, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का चमक रहा है। यहाँ पर आपको कैसे चमक रहा है सबस्ट्रेट, ये रेक्टेंगल है और ये आपका त्रिभुज है, ठीक है ना। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक डिफरेंट ही आकृति नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको एक डिफरेंट ही आकृति नज़र आ रही है। तो अब देखो ऐसा तो फिट हो नहीं सकता। जब ऐसा फिट नहीं होगा आपका, तो जो आपका एंजाइम्स है, एंजाइम्स है, इसके अंदर होगा आपका मॉडिफिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, आपका मॉडिफिकेशन होने वाला है। यानी कि इस एंजाइम को अब इंड्यूस कराया जाएगा, ठीक है ना। इस एंजाइम को अब क्या कराया जाएगा, इंड्यूस कराया जाएगा।
तो एंजाइम्स ने वही शेप ले ली अब आपकी जो सबस्ट्रेट की थी ना, ठीक है ना, यानी कि जो शेप आपके सबस्ट्रेट की थी वही शेप ले ली। तो इसके बाद क्या हुआ, बड़े ही आराम से सबस्ट्रेट प्लस ई यानी कि एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन गया और इन्होंने सबस्ट्रेट एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है ना। इसको हम ES लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम ES लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आराम से कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पर E प्लस प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या बना, EP बना, यहाँ पर क्या बना, EP एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है ना। कलर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ये जो रिएक्शन होती है, इतनी जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो यहाँ पर इसे कोई काउंट नहीं करता। किसी एग्जांपल में आपको समझा दी जाती है, बट आपको ये याद रखनी है कि ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसके बाद आराम से एंजाइम्स अलग एंड आपका प्रोडक्ट अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो भाई इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि देखो आपका जो है सबसे पहले एक एंजाइम्स था, ठीक है ना। एक आपके पास क्या था, सबस्ट्रेट था। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम्स जो है आपस में जो स्ट्रक्चर थी उनकी वो मेल नहीं खाती, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, यानी कि जियोमेट्री जो थी वो डिफरेंट थी, ठीक है ना। जियोमेट्री कैसी थी, डिफरेंट थी। तो इसलिए क्या हुआ, अब एंजाइम्स में इंड्यूस कराया गया, यानी कि आपका जो एंजाइम्स है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाया गया। मॉडिफिकेशन करवाने के बाद इन्होंने ES कॉम्प्लेक्स बना लिया। इन्होंने क्या काम किया, ES कॉम्प्लेक्स बना लिया। ES कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद यहाँ पर EP कॉम्प्लेक्स बना। यहाँ पर क्या बना, EP कॉम्प्लेक्स बना। बट ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, फास्ट रिएक्शन है, ठीक है ना। ये कैसी है, फास्ट रिएक्शन है। इसके बाद आपका आराम से E प्लस P बन गया, यानी कि एंजाइम्स अलग और आपका प्रोडक्ट अलग, ठीक है ना। एंजाइम्स अलग एंड आपका प्रोडक्ट अलग हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा इंड्यूस फिट मॉडल भी हो गया कि ये दिया था आपका कोसलैंड ने। ये किसने दिया था, आपका कोसलैंड ने दिया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो ये देखो इंड्यूस फिट आपका और आ गया है कि सबस्ट्रेट ऐसा था कि आपके पास 3 साइड थी, बट एंजाइम्स के पास 3 साइड तो हैं बट डिफरेंट टाइप मतलब शेप की है और डिफरेंट उनकी लोकेशन भी आ गई, यानी कि A कितनी दूर, V कितनी दूर, C कितनी दूर। तो यहाँ पर एंजाइम्स क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाइड करेगा और मॉडिफाइड होने के बाद ये एंजाइम्स जो है आपका रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। ये एंजाइम्स रिएक्शन कर लेगा, EX कॉम्प्लेक्स बनेगा। EX कॉम्प्लेक्स है, आराम से आपका इसके बाद एंजाइम्स अलग एंड आपका जैसे ही प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इन दिस मॉडल द एंजाइम्स चेंज शेप ऑफ द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, यानी कि एंजाइम की जो शेप है वो चेंज होने वाली है सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंड्यूस कन्फर्मेशन चेंज इन द हेक्सोकाइनेज, यानी कि जो इंड्यूस होता है किस प्रकार से हेक्सोकाइनेज इंड्यूस होता है, यानी कि किस प्रकार से हेक्सोकाइनेज की कन्फर्मेशन में चेंज होता है। तो सबसे पहले क्या था कि कैटालाइज फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। हमें पता होना चाहिए हेक्सोकाइनेज कहाँ पर यूज होता है। तो हेक्सोकाइनेज आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस में मतलब यूज होता है। जब आपका ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बनता है तब आपका ये हेक्सोकाइनेज यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है ना। सच ए लार्ज चेंज इन ए प्रोटीन कन्फर्मेशन इन नॉट अनयूजुअल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो स्टार्टिंग में ये आपका डी ग्लूकोज है और ये क्या है, ये आपका कोई भी एंजाइम्स है, ये आपका एंजाइम्स है। तो यहाँ पर देखो जो आपका ग्लूकोज है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फिट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पर जब आप इसको बारीकी से देखोगे तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है आपकी, ठीक है ना। बट क्या हुआ इसमें, फिर इस एंजाइम्स में आपका हुआ मॉडिफिकेशन। ये जो है ये सारा का सारा क्या है, ये आपका एंजाइम्स।
तो इस एंजाइम्स में फिर मॉडिफिकेशन हुआ, यानी कि जो एंजाइम्स था उस वो इंड्यूस हुआ। इंड्यूस होने के बाद ये ग्लूकोज जो है यहाँ से जा कर के अटैच हो जाएगा, यहाँ से जा कर के अटैच हो जाएगा, और ये ग्लूकोज बाद में क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आपका अलग होने वाला है, प्लस एंजाइम्स अलग, यानी कि एंजाइम्स अब आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आपका ग्लूकोज था, स्टार्टिंग में क्या था आपका ग्लूकोज था, और ग्लूकोज प्लस आपका एंजाइम्स ने मिलकर के मतलब कि क्या काम करा, ये बॉन्ड फिक्स कर लिया। बट यहाँ पर याद रखना कि जो आपका अगर इंड्यूस हो रहा है, एंजाइम इंड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले आपका एंजाइम्स जो रहेगा उसमें चेंज होगा, यानी कि कन्फर्मेशन चेंज होगा। ठीक है ना, कन्फर्मेशन चेंज होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, अब बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एंजाइम्स की, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किस प्रकार से आपकी कम हो रही है। ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि जब आपका ES कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी क्या करती है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी जो रहेगी वो जो सबस्ट्रेट है उसमें होती है, और सबसे लेस एनर्जी आपकी प्रोडक्ट में होने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो देखो सबसे ज़्यादा आपकी क्या है सबस्ट्रेट में, फिर ES कॉम्प्लेक्स में, फिर आपकी EP कॉम्प्लेक्स में, एंड देन आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें होने वाली है जो एनर्जी है। ठीक है ना। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश कर लेना। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमने ये बड़े आराम से समझ लिया, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही थी। बट अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो तुम जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ना अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना अगर आपको ये डायग्राम नहीं चमक पा रहा तो। ठीक है ना। थोड़ा डाटा बचा करके रखा करो अपना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक नई टर्म सीखने को मिलेंगी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है वो देख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट था, यानी कोई भी सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट को इस रिएक्शन को चेंज होना आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका H2O में। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्क करेगा एंजाइम्स, अगर आपकी याद हो कि कौन सा एंजाइम्स वर्क करेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपकी याद हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ना हो तो पूछ लेना। ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ही मुझे बताओ, मैं भी आपको कमेंट बॉक्स में बता सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ कि मान लो यहाँ पर आपका कोई भी एंजाइम्स नहीं था, तो यहाँ पर आपकी इतनी एनर्जी जा रही थी। ठीक है ना, इतनी एनर्जी जा रही थी। बट यहाँ पर जैसे ही आपका एंजाइम्स आया तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो गई। ठीक है ना। यानी कि पहले जो थी ट्रांजिशन एनर्जी आपकी क्या थी, ट्रांजिशन एनर्जी आपको इतनी चाह रही थी। ठीक है ना, इतनी चाह रही थी, बट अब आपको इतनी चाह रही है। ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलो कोई नहीं, अब इसको हम जूम इन करते हैं और आगे देख लेते हैं। ये मैं आपको कल के जो हूँ लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है ना, कल मैंने आपको बड़े ही अच्छे से और तसल्लीपूर्वक बताया था। ठीक है। लेक्चर वो कल का तो आज ही मिला होगा खैर आपको, क्योंकि मैंने पब्लिक नहीं किया था वो लेक्चर, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न आप हो, क्योंकि कोई देखता नहीं है और जो है मतलब तो इसलिए मैंने आज ही वो लेक्चर जो है आपका पब्लिक किया है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होती है। तो देखो अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन बी आइदर, या फिर एक काम करते हैं, आज के लिए केवल ये 2 मॉडल रखते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम कल चलने वाले हैं। तब तक के लिए गाइज टाटा एंड बाय बाय, रिवीजन और रिकॉल करते रहो अपने लिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।